प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। अभी अभी जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने बीएसईबी ने जारी किया है उसके सॉल्यूशंस लेकर हम लोग आए हैं। और चूँकि साइंस का पेपर हमारे पास है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, विषय कोड 112 विज्ञान के लिए है, क्लास 10th के लिए। और इस विज्ञान में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम केवल फिजिक्स वाला पार्ट का क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग एमसीक्यू केवल देखेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं हम लोग। केवल उन प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 27 क्वेश्चंस हैं, 26-27 अप्रॉक्स, केवल उनको देखेंगे। ओके, तो हम बारी बारी से चलते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, जब भी आप परीक्षा देंगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। और जो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिख रहा है, इत्तेफाक से ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग अभी हाल में ही चैप्टर्स पढ़े हैं उससे संबंधित। समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। शून्य नहीं कहेंगे, अनंत कहेंगे, ठीक है। शून्य फोकस दूरी किसी की नहीं होती है। ऋणात्मक जो होती है वो अवतल की होती है और धनात्मक होती है वो उत्तल की होती है। दर्पण में उत्तल दर्पण की धनात्मक, अवतल दर्पण की ऋणात्मक और समतल दर्पण की क्या होगी? अनंत। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। ओके, दूसरा क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, पहली बात आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण में बनता है। हम लोग 3 तरह के दर्पण सामान्य तौर पे पढ़े हैं। पहला समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण में 2 आ जाएगा। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कुल मिला के 3 दर्पण हुए। तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक दर्पण में बनता है और वो है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा? वस्तु के सामने बनेगा। किधर बनेगा? सामने बनेगा, ठीक है। सॉरी, वस्तु के सामने बोल दिए, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? दर्पण के पीछे, गलत जवाब। दर्पण के आगे, ये सही जवाब, ठीक है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन विच साइड ऑफ मिरर? इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने। ओके, तो 2 प्रश्न हमारा हो गया। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। बहुत तेजी में हम लोग मार के आ जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा हम लोग परावर्तन के नियम में सीखे थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग जानते हैं। यानी कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और बीच में नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यानी परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे परावर्तन कोण के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर आप जल्दीबाजी में होंगे तो परावर्तन कोण पे सीधे लगा के 30 डिग्री लगा के आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एंगल पूछा गया आपसे। तो 30 और 30 कितना हुआ? 60। करेक्ट आंसर 60। जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना, ये सब मार्क्स उठाने वाला चीज़ है। पूरा में पूरा आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? एक दर्पण पे एक किरण आकर टकरा रही है, प्रकाश आके टकरा रहा है और उस वक्त प्रकाश की चाल कितनी है? सी है।
तो जब टकरा के वापस होगा क्या प्रकाश, तो उस वक्त उसकी चाल क्या होगी, याद रखिएगा। किसी दर्पण से टकराकर वापस होने में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, जैसे कि हवा से आए और पानी में चला जाए, उस परिस्थिति को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। और वहाँ पे बेंडिंग होती है, मुड़ाव होता है, प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है। इस मुड़ने के घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे प्रकाश के चाल में भी परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश की चाल बदल जाती है। लेकिन परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में प्रकाश के चाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रकाश की चाल बाद में भी सी ही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह का मतलब हुआ साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन साइन, है ना, के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कोई भी दर्पण हो, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी नाप जो कहाँ से होता है, पोल से। पोल का मतलब होता है ध्रुव। कोई भी मेजरमेंट कहाँ से होगा, वस्तु की दूरी कहाँ से निकाली जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से निकाली जाएगी, तो आंसर है पी से, है ना। पी क्या है, ध्रुव, यानी ध्रुव से, ध्रुव को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। और इसी से बाकी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम कहेंगे किसे, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसको सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति में क्या अंतर आता है, अभी बताया, जस्ट तुरंत अभी इसी बात पे चर्चा की है, उसकी गति घट जाती है। और इसके विपरीत जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। When light travels from denser to rarer medium, यहाँ सघन से विरल बोला है ना, सघन से विरल बोला है, ठीक है। डेंसर से रेयरर बोला है, डेंसर से रेयरर, ये गलत हो गया, ठीक है। डेंसर से रेयरर आएगा तो इंक्रीज कर जाएगी, याद रखिएगा। अगर हवा से पानी में जाएगा तो 2 घटना होगी। पहली, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये हवा से पानी में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ, यानी अभिलंब के ओर मुड़ेगा और स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके विपरीत जब पानी से हवा में जाएगा, यानी जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, है ना, जो कि क्वेश्चन है, तो एक तो अभिलंब से वो दूर चला जाएगा, दूसरा उसकी चाल, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, यहाँ अपवर्तन शब्द का क्या मतलब हुआ, अपवर्तन शब्द का मतलब हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने से जो उसके दिशा में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अपवर्तन। और ऐसी स्थिति में क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, तो पहली बात की दिशा बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, परपेंडिकुलर के अलावा 90 डिग्री पे गिरे, उसके अलावा किसी भी एंगल पे गिरेगा तो क्या होगा, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, डायरेक्शन बदल गया, उसकी स्पीड बदल जाएगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। क्या बदलेगी, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ नहीं बदलेगा, रंग भी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, वेवलेंथ नहीं बदलेगा, रंग भी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की शक्ति क्या है। द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। याद कीजिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = होगा 1/f। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि फोकल लेंथ जो है वो हमेशा
मीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। तो 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन 0.5 कहो चाहे 1/2 कहो, 1/2 मीटर हो जाएगा। 1/f की जगह पे 1/2 रख देंगे। एक फ्रैक्शन नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1, P इक्वल टू आएगा 2 डाइऑप्टर। आपको याद रखना है कि जो पावर ऑफ लेंस है उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तैलीय कागज होता है, हम लोग पढ़ते हैं, जिससे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाए उसे पारदर्शी कहा जाता है, जिससे प्रकाश पार न कर पाए उसे अपारदर्शी कहा जाता है, और जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो उसे पारभासी या अल्प पारदर्शी कहा जाता है। अगर हम बात करें तैलीय कागज की, तेल लगा हुआ कागज की, या कुछ रंगीन ग्लास की, है ना, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं अल्प पारदर्शी या फिर पारभासक, यहाँ देखिए पारभासक लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। क्लियर। तो ऐसी चीज़ें जिससे प्रकाश, चूँकि उसको धूप में जब रखेंगे और कागज़ पे तेल लगा हुआ है तो हम देखेंगे कि पूरी तरह से ब्लैक, पूरी तरह से उसका शेडो नहीं बनेगा, आपको लगेगा कि लाइट कुछ पार हो जा रही है उससे। ठीक है, तो इसलिए उसको कहा गया पारभासक। अगला, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये डिस्कस कर ले पहले, कम अपने आप पता चल जाएगा। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब हुआ कि वैक्यूम में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, निर्वात में, यानी वैक्यूम में, 1 नंबर में सबसे ज़्यादा। जैसे ही हवा में घुसेगा उससे थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, 1 नंबर सबसे ज़्यादा स्पीड, उससे कम स्पीड। जल में घुसेगा तो उससे भी कम स्पीड, और कांच में घुसेगा तो सबसे कम स्पीड। यहाँ पे न्यूनतम का मतलब ये नहीं होता है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम सबसे कम कांच में होती है, ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बस इतना सा ही है कि इन चारों में सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है, इन चारों में। अगर यहाँ पे डायमंड दे दे ऑप्शन में, हीरा दे दे, तो हीरा में प्रकाश की चाल कांच से भी कम होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे सामान्य तौर पे ये रूल हर जगह लागू नहीं होता है, इसलिए इसको किताबों में नहीं लिखा गया है। सामान्य तौर पे चीज़ें जब हार्ड होती जाती हैं, है ना, तो चाल क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन आपको एक्सेप्शन मिलेगा। अगर हम बात करें केरोसिन तेल की, किरासन तेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो वो तो हार्ड नहीं है, कांच हार्ड है, लेकिन उसमें प्रकाश की चाल कांच से भी कम होती है। इसीलिए इसको नियम नहीं बनाया गया। नियम वही होता है जो हर जगह लागू हो। ठीक है, तो इन चारों में सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होगी। ठीक है, ग्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में, जब हम लोग मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ आँख से, मानव नेत्र से संबंधित कुछ शब्दों को डिफाइन करते हैं, और जिसमें बड़ा फेमस एक नाम आता है रेटिना। रेटिना जिसको हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना क्या है, एक तरह का पर्दा है। आँख के अंदर आईलेंस जो होता है वो उसी पर्दे पे प्रतिबिंब को बनाता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे, दृष्टि पटल पे। हिंदी में भी कभी कभी रेटिना लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसलिए रेटिना शब्द भी याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग, जो सबसे आगे का भाग है, जो आँख का सबसे आगे का भाग है, जो ट्रांसपेरेंट है, जिससे लाइट आसानी से पार कर जाती है,
उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, याद रहेगा। आँख के अंदर लेंस होता है, उसको लेंस कहते हैं, झिल्ली का बना होता है। और रेटिना तो भी बताया ही जा चुका है। देखिए यहाँ हिंदी में भी रेटिना लिखा है और इंग्लिश में भी रेटिना लिखा है। बहुत जगह पे रेटिना मिल जाएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसलिए केवल दृष्टि पटल याद करके आपका काम नहीं चलने वाला है। आपके लिए बेहतर है कि आप रेटिना शब्द भी हिंदी मीडियम वाले भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंथ, बाई का मतलब होता है दो। बाईफोकल लेंस एक ऐसा लेंस जिसमें दो दो फोकस हो, उसको हम लोग बाईफोकल लेंथ कहते हैं, सॉरी लेंस कहते हैं। हम बात करेंगे बाईफोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। यहाँ ऐसे समझिए कि दोष पूरी तरह सुधरता नहीं है, बस जब तक उसका यूज़ कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट है कि हाँ भाई आँख में प्रॉब्लम आ गया तो हम चश्मा लगा लेते हैं। जब तक चश्मा लगाए रहेंगे वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे, फिर चश्मा उतारेंगे फिर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो समझिए निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में बच्चों आप जानते होंगे। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है, चूंकि आंसर नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, हम आंसर नहीं बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसको सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और ज़रा दृष्टि दोष, ये जनरली बूढ़े आदमी को जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ज़रा दृष्टि दोष होता है, जिसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। और इसमें क्या होगा कि दूर का भी प्रॉब्लम और नज़दीक का भी प्रॉब्लम। नज़दीक की चीज़ें भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रही हैं, दूर की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे पा रही हैं। यानी कि हमें एक ऐसे चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ये दूर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, नज़दीक वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो यानी कि उसमें दोनों तरह के लेंस यूज़ होंगे। और एक ही चश्मे को कुछ इस तरह बनाया जाता है जिसमें दो दो फोकल लेंस होता है, इसीलिए उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी बाईफोकल लेंस कहा जाता है। बाई मतलब होता है दो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ज़रा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। क्लियर? नेक्स्ट, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? याद रखिएगा, जब रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना जो होता है वो सेल्स का बना हुआ होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं मानव शरीर में लगभग अधिकतर चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें सेल से बनी है, कहीं ना कहीं वो एक छोटे सेल होता है और उसी से चीज़ें बनी हुई होती हैं। इसी प्रकार रेटिना भी सेल से बना है। वहाँ के जो सेल्स जो होते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं। उसमें दो सेल्स जो होंगे, एक का नाम होता है कोन सेल और दूसरे का नाम होता है रॉड सेल। रॉड मतलब रॉड के जैसा इस तरह का होता है और कोन का मतलब इस तरह का होता है। कोन समझते हैं ना हम लोग, जो आइसक्रीम जिसमें खाते हैं उसको, ठीक है, इस तरह का होता है। इन दोनों का अलग अलग काम होता है। जो रॉड सेल होते हैं इसका काम होता है कम लाइट के लिए ये सेंसिटिव होती है। जैसे लाइट कम हो जाएगी, जैसे हमको अंधेरे में चीज़ों को देखना है, तो क्या अंधेरे में आप चीज़ों को देख पाते हैं? देख पाते हैं, लेकिन उजालों में जिस तरह से देख पाते हैं उस तरह से अंधेरों में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम आती है कि हम चीज़ों का कलर नहीं पहचान पाते। हमें दिखता है कि वहाँ एक आदमी है, हो सके कि उसके बॉडी शेप से उसके बॉडी शेप से हम उसको पहचान भी पाएँ, लेकिन वो किस कलर का कपड़े पहने हुआ है ये हमें पता नहीं चलेगा। यानी रॉड सेल का काम क्या है? तो रॉड सेल का काम रंग पहचानना नहीं है, ठीक है। तेज रोशनी में
नहीं, धुंधली रोशनी में, जैसा कि अभी हमने कहा कि अंधेरे में या कम रोशनी में क्या काम करता है, रॉड सेल्स। और बात आएगी इसकी कोन सेल की, तो कोन सेल इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो तेज लाइट में काम करता है, यानी सेंसिटिव होता है तेज लाइट के लिए, और ये कलर पहचानने का काम करता है। हर कलर को ये ऑब्जर्व करके माइंड को मैसेज भेजेगा कि ये चीज़ें इस कलर की हैं, और हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं ये दूसरा कलर है और ये दूसरा कलर है। क्लियर? तो इसका डिम लाइट होगा आंसर, धुंधली रोशनी। अब अगला प्रश्न है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी रेटिना के पास की ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर आपका किसी वस्तु का इमेज बनता है तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। सॉरी, तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। अच्छा, चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देगी? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि हमें चीज़ें तब दिखाई देती हैं जब इमेज रेटिना पे बने, और रेटिना में दो सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये दोनों सेल्स जो हैं वो माइंड को मैसेज भेजते हैं और माइंड समझता है कि यहाँ कोई चीज़ है। तो अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो इसका मतलब कि वहाँ रॉड्स और कोन्स नहीं है। अगर वहाँ भी रॉड्स और कोन्स होते तो वो मैसेज भेजते वो मैसेज भेजते माइंड को। तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होते हैं, क्या नहीं होता है? रॉड और कोन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था अभी तक? तो अभी तक चल रहा था लाइट चैप्टर। लाइट का मतलब हुआ ऑप्टिक्स भी हम उसे कहते हैं। अब यहाँ से कुछ टॉपिक चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? बच्चों, फ्यूज के बारे में क्वेश्चन आना आम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो भी सर बताया करते थे कि हाँ, फ्यूज से संबंधित क्वेश्चन खूब अच्छे से पढ़ लेना, और आता भी था। पहली बात कि फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो फ्यूज का कार्य होता है कि जब अगर ओवरलोडिंग हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसको हम लोग लघु पतन कहते हैं या अति भारण कहते हैं, ऐसी घटनाएं हों जिससे वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, तो घर के में लगे हुए जैसे टीवी है, फ्रिज है या फिर पंखे बल्ब हैं, ये सारे फ्यूज़ होने के, ख़राब हो जाने के डर होते हैं। ठीक है? तो फ्यूज़ लगा दिया जाता है ताकि अगर ऐसी घटना होती है और हाई वोल्टेज आता है तो तुरंत का तुरंत वो फ्यूज़ क्या होगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा, लाइट कट गई। तो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो करता है उष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव? उष्मीय प्रभाव। ये क्या होता है? तो जब किसी वस्तु से जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, विद्युत धारा पार करती है, तो वो वस्तु थोड़ी गर्म हो जाती है, और ये गर्म होने की घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे, वो इतना गर्म हो जाता है कि उस पर खाना वगैरह हम लोग बना लेते हैं। बल्ब देखे होंगे, जो बल्ब येलो कलर का, आजकल वो बल्ब बहुत कम प्रचलन में है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। चूँकि हीटर के जैसा नहीं गर्म होता है, लेकिन फिर भी बहुत गर्म हो जाता है। अगर 1 घंटा जला हुआ बल्ब होगा तो उसको आप खुले हाथ से छू नहीं पाओगे, हाथ जलने का डर होगा, है ना? तो वो गर्म हो जाता है। इसी तरह हम लोग फ्यूज़ जो बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं कि जब इसे
करंट ज़्यादा पास होगा तो ये चीज़ हीट हो, और हीट होने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाता है। इसका गलनांक कम होना चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो तो ये गल जाए और गल के ख़त्म हो जाए और यहाँ से ये ब्रेक हो जाए। रास्ता ब्रेक हो गया, अब करंट आना बंद। ठीक है, तो फ्यूज़ का ये काम था और किस प्रभाव पे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, अगला प्रश्न, किन उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? प्लस और माइनस का चिन्ह किस में नहीं होता? अमीटर। पहली बात जानिए अमीटर का काम क्या है। तो अमीटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ विद्युत धारा को मेजर करना, विद्युत धारा को मेजर करना। ठीक है, मापना। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको ये बात भी याद रखनी है। दूसरा है वोल्ट मीटर। इसमें भी प्लस माइनस का साइन होता है और इसमें भी प्लस माइनस का साइन होता है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? विभवांतर नापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा है कुंडली, कॉइल। जैसे वायर है उसको ऐसे ऐसे खूब घुमा दिया जाए, उसको कॉइल कहते हैं। उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन उसमें कौन माइनस है और कौन प्लस है ये क्लियर नहीं होता है। यानी कि यही एक ऐसी चीज़ है कुंडली, जिसको हम कॉइल कह रहे हैं, जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता है। करेक्ट आंसर है आपका ये कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट क्या है? वाट क्या है? तो वाट जानिए पावर। पावर इक्वल टू होता है एनर्जी पर सेकेंड। एनर्जी पर सेकेंड है ना, एनर्जी पर सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड। इकाई समय में किए गए कार्य को, इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर का यूनिट वाट होता है और जूल पर सेकेंड उसका फॉर्मूला होता है, ये होगा फॉर्मूला मतलब यूनिट होगा, तो जूल पर सेकेंड यहाँ पे जूल बाई सेकेंड आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी हुई होती है। विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तांबा का नहीं बना होता है, जस्ता का भी नहीं बना होता है, टंगस्टन का भी नहीं बना होता है, नाइक्रोम। करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। याद रखिएगा, दो बातें बहुत यूजफुल हैं। विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो आंसर है नाइक्रोम। दूसरा, जो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, उसका जो फिलामेंट होता है, जो जलता है जो वाला पार्ट, वो किस चीज़ का बना होता है? तो आंसर होता है टंगस्टन। वो टंगस्टन का बना होता है। और यहाँ पे सवाल एक और आता है कि आखिर वो टंगस्टन का और ये नाइक्रोम का ही क्यों बना होता है, तांबा का क्यों नहीं बन जाता है, या फिर जस्ता का क्यों नहीं बन जाता है? तो आंसर है कि इन दोनों चीज़ों का रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कम होता है। हमें ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए। जितना प्रतिरोध रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा दिखाई देगा, उतना ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव शो होगा, दिखेगा, उतना ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। और ऊष्मीय प्रभाव अगर ज़्यादा है तो एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर वो गर्म हो जाए, गर्म होके मेल्ट हो जाए, गल के गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, फिर काम बंद। तो एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसका ऊष्मीय प्रभाव जिसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध तो ज़्यादा हो ही, साथ साथ उसका गलनांक भी ज़्यादा हो, कि बहुत हाई टेम्परेचर भी हो जाए तो भी वो गले नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो गया नाइक्रोम, है ना।
यहाँ परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो परिभाषा है, हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, 10th क्लास में भी आ गया। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऊर्जा। नेक्स्ट, अब देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टर्ड ने किया था सबसे पहले। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एक एक्सपेरिमेंट के उनका कहना था कि ये अचानक से हो गया ये खोज, ठीक है। वो बच्चों को पढ़ाते वक्त दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी। तो इस तरह ऑर्स्टर्ड को एक नई चीज़ मिली और फिर उसकी स्टडी कंटिन्यूअस आगे बढ़ी, ठीक है। अगला, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक चीज़ है। क्या है? काल्पनिक। चूँकि उसका प्रभाव जो है, उसका जो बल है वो हमें दिखता है, लेकिन वो एक रेखा के फॉर्म में है। ये हमारी कल्पना है, इसलिए हम लोग काल्पनिक पे भी रहेंगे, ठीक है। इसका नेचर क्या है? काल्पनिक है। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऐसा चीज़ जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता हो। तो हम लोग शादी विवाह में देखते हैं कि लाइट कट जाएगी, लाइट तो फिर अल्टरनेटिव व्यवस्था करते हैं। तो क्या व्यवस्था होती है? तो जनरेटर मंगा के रखते हैं। वो जनरेटर नहीं होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। हम लोग शॉर्ट में उसे जनरेटर कह देते हैं, अलग बात है। उसको हम लोग हिंदी में जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर? तो इस तरह से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि जो परिपथ है, जो सर्किट है, उसमें करंट है कि नहीं, और करंट है तो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का काम है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होता है G, ठीक है। उसके बाद अमीटर, ये तो अभी अभी बताए थे, ये उसका सिंबल होता है। अमीटर क्या काम करेगा? तो अमीटर काम करेगा, विद्युत धारा को नापेगा कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मोटर क्या होता है? तो मोटर का काम होता है कि अगर इसको आप इलेक्ट्रिक दीजिएगा तो ये घूमना शुरू कर देगा, और उसके घुमाव से आप कोई भी काम करा लीजिए। चाहे आप गाड़ी चला लीजिए, स्कूटी चला लीजिए, चाहे आप घर में पानी चढ़ाने के लिए, टंकी में भेजने के लिए मोटर होता है, पंप होता है ना। तो मोटर का काम ही। नेक्स्ट, लघुपतन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, है ना। और हाई वोल्टेज आने लगेगा, जिससे डर होगा कि बाकी जो चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, अप्लायंस वगैरह, वो जल जाए, खराब हो जाए, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, ये कहाँ से प्राप्त होगी? याद रखिए, नाभिकीय ऊर्जा हीलियम से भी प्राप्त होती है, यूरेनियम से भी प्राप्त होती है, लेकिन हीलियम से जो प्राप्त होती है वो अर्थ पे नहीं होती है कहीं भी, वो सन में होती है ना, वो सूरज में होती है, ठीक है। तो ये तो गया काम से। बचा क्या? यूरेनियम से हम अपने यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम का ही यूज़ होता है, ठीक है। एल्युमिनियम और क्रोमियम कहीं से भी इस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला प्रश्न,
26 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकृति के हिसाब से क्या है? सूर्य होगा। ठीक है, याद रखिए कोयला, कोयला कहाँ से आया? हजारों साल पहले भूकंप या अन्य कारणों से, किसी भी कारण से पेड़ पौधे जीवाश्म पृथ्वी के अंदर चले गए और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से उन्होंने अपना रूप बदल लिया और रूप बदल के वो क्या बन गए? कोयला बन गए, जो लाखों साल या हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर दबे हुए थे किसी न किसी रूप में। आज हम उन्हें फिर से खोद कर बाहर निकाल रहे हैं कोयले के रूप में। तो कोयला क्या है? पुराने ज़माने का पेड़ पौधा या लाइफ है, एक तरह से जीवन है, जो कभी जीवन हुआ करता था, आज वो कोयला का रूप धारण कर लिया है। सूर्य तो भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ही। इसके अलावा देखते हैं पानी डायरेक्टली ऊर्जा का सोर्स नहीं है, लेकिन वही बहता पानी है या पानी अलग अलग रूप में ऊर्जा का सोर्स हो सकता है। अब बात करते हैं लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ से, ये भी ऊर्जा की स्रोत है। ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही है कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो कोयला किससे बना? तो लकड़ी से बना, यानी कि कोयला का अब कोई यहाँ महत्व तो नहीं रहा। अगर कोयला और लकड़ी में से किसी एक को हमें चुनना होगा तो हम लकड़ी को चुनेंगे। लेकिन फिर बात करेंगे लकड़ी की, तो लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो आप कहोगे फोटोसिंथेसिस की बात करोगे, प्रकाश संश्लेषण की बात करोगे, और जब प्रकाश संश्लेषण की बात होगी तो सीधी सी बात होगी, सूर्य से क्या लिया जाता है? एनर्जी। जो ग्रीन लीफ होती है, हरी पत्तियाँ होती हैं, वो सूरज से ही क्या लेती हैं? ऊर्जा लेती हैं। यानी अब लकड़ी का भी महत्व तो नहीं रहा। ठीक है, पानी में जो हलचल होती है, पानी ऊपर जाता है, बरसता है, पहाड़ों पे ज़मीन में पानी है, भाप बन के उड़ गया, किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। और फिर पहाड़ों में बरसा, पहाड़ से वो बह के जा रहा है और बह के जाने के क्रम में हम उससे टरबाइन घुमा के पावर प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सूर्य का काम है। तो जो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सन। फिर बाद में उसके बाद कई सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन पहला अगर बात किया जाए तो सन को कहा जाएगा। अगला, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका मीनिंग वाटर होता है? आंसर है हाइड्रो। आप हाइड्रो पावर प्लांट भी नाम सुने होंगे। ठीक है, जहाँ से पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है पानी से, उसको हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रो शब्द जो है वो वाटर के लिए यूज होता है। बच्चों, इस प्रकार हम लोग आज 27 क्वेश्चन किए जो फिजिक्स वाले पार्ट का था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी इस क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछें, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।